रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। युग और गुंजन अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थे, लेकिन काम में प्रमोशन मिलने की वजह से युग का ट्रांसफर मुंबई जैसे बड़े शहर में होता है, जिसके कारण उसको रातों रात एक फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ता है। अब नए घर में आकर गुंजन युग से बोलती है, युग बाबू, आप हमें इतने बड़े शहर में तो ले आए हैं, लेकिन आपके काम पर जाने के बाद तो मैं अकेले हो जाऊंगी यहाँ। तो मेरी जान, अब काम तो नहीं छोड़ सकता ना। हाँ वो तो है, पर आपकी कंपनी ने इतना बड़ा घर तो दिया है, लेकिन इसकी सफाई के लिए काम वाली देना भूल गए। ये तो है, कोई नहीं, मैं आज ऑफिस में बात करके तुम्हारी काम वाली बाई का इंतजाम कर देता हूँ। युग अगले दिन ऑफिस जाकर पियोन बाबूलाल को अपने कैबिन में बुलाकर बोलता है, यार बाबूलाल, तुम्हारी नजर में कोई काम वाली बाई है? अरे साहब, काम वाली बाई तो नहीं है, लेकिन काम वाला जरूर है। यू मीन मेल सर्वेंट? हाँ सर जी, उसका नाम सावरा है, घर के सारे काम जानता है, खाना तो बहुत अच्छा बना लेता है। आप बताओ, रखोगे काम पर? जब तक कोई काम वाली बाई नहीं मिल जाती, इजी से काम चला लेता हूँ। हाँ ठीक है, एक काम करना, कल से उसे भेज देना। युग के घर आते ही दोनों पति पत्नी रात का खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अगली सुबह 6 बजे उनके घर की डोरबेल बजती है, जिसको सुनकर गुंजन की नींद खुलती है और वो युग से बोलती है, बेबी जाओ ना, देखो इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। तुम ना मुझे चैन की नींद भी मत सोने देना। एक तो पूरा दिन काम करके आओ और उसके बाद चैन की नींद भी नसीब नहीं होती। इतनी सी बात पे भड़क रहे हो? मैं ही जा रही हूँ। गुंजन दरवाजा खोलती है तो सामने एक हैंडसम सा लड़का धोती कुर्ते में खड़ा होता है, जिसे देखकर वो बोलती है, तुम कौन हो? मैं हूँ सावरा, कर दूंगा बावरा। वो मैडम, हमको बाबूलाल ने भेजा है आपके लिए। क्या, मेरे लिए? और ये बाबूलाल कौन है? जी बाबूलाल मेरे बचपन का लंगोटिया यार है, जो पेशे से पियन है, और आपको काम वाली की तलाश थी, तो इसीलिए उसने हमें भेज दिया। तो तुम काम वाली तो किसी एंगल से नहीं लग रहे। साड़ी वाड़ी पहनोगे क्या अभी? अरे क्या मैडम जी, आप भी बड़ी नौटी हैं। हम काहे साड़ी पहनेंगे? हमारे कहने का मतलब था, काम वाले की किल्लत के चलते साहब ने हमको एज अ काम वाला हायर किया है। वाह, तुमको तो इंग्लिश आती है, काफी पढ़े लिखे नौकर हो। वो हमको पढ़ने का बहुत शौक था, पर हालातों ने नौकर बना दिया। गुंजन के वापस ना आने पर युग उसको देखने के लिए उठता है और आंखें मसलते हुए बोलता है, अरे बेबी, किससे लगी पड़ी हो सुबह सुबह? कहीं तुम्हारी माँ तो नहीं टपक गई? आंखें खोल के देखो, सावरा आया है, हमारा नया नौकर। युग ऊपर से नीचे तक सावरे को घूरने लगता है और बोलता है, ये है सावरा? हाँ मालिक, मैं हूँ सावरा, कर दूंगा बावरा। करके दिखाऊं? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है, चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। गुंजन सावरे को सारा काम समझा देती है, जिसके बाद गुंजन को घर के कामों से काफी आजादी मिल जाती है। सावरा सब कुछ संभाल लेता है। दोनों पति पत्नी उसके काम से बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन युग और गुंजन अपने कमरे में थे, तो युग उसके करीब आकर बोलता है, गुंजन बेबी, जब से हम इस शहर में आए हैं, तुमने मुझ पे ध्यान देना ही बंद कर दिया है। अच्छा जी, आपको अपने काम से फुर्सत हो तब तो आपके ऊपर ध्यान दूं। लो जी, तो अब ध्यान दे लो। जो हुक्म मेरे आका। गुंजन युग को किस करने जा ही रही होती है, तभी युग की नजर दरवाजे पर खड़े सावरे पर जाती है, जिसके बाद युग गुंजन को धक्का देता हुआ चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मालिक, मुझे ना पोछा लगाना था, तो मैं आपका और मालकिन का रोमांस खत्म होने का इंतजार कर रहा था। सावरे, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है, ऐसे किसी के कमरे में बिना नॉक किए नहीं आना चाहिए। पर मालकिन, नॉक कैसे करते? दरवाजा तो खुला था ना, इसलिए हम खड़े हो गए। लो, तुम्हें ही चाहिए था ना नौकर। साले ने पर्सनल स्पेस की भी ऐसी तैसी लगाई हुई है। तुम ना मुझ पर मत चिल्लाओ, समझे? मैंने काम वाली बोली थी, काम वाला नहीं। मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी है। मूड की तो ऐसी तैसी कर दी है, अब खाना पैक कर दो, मैं ऑफिस ही चला जाऊंगा। युग गुस्से में कमरे से चला जाता है। गुंजन भी सावरे के साथ रसोई में खाने की तैयारी में लग जाती है, जिसके कुछ देर बाद युग खाने का डब्बा लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां वो परेशान होकर अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी उसकी एक साथी एम्प्लॉय दिशा वहां आती है और युग को ऐसे परेशान देखकर बोलती है, क्या हो गया युग, इतने परेशान क्यों हो? बीवी ने डिवोर्स दे दिया क्या? नहीं यार, मैं तो अपने नौकर से ही परेशान हूँ। साला हर जगह टपक जाता है। तूने अपने घर नौकर रखा है और तेरी बीवी अकेली उसके साथ पूरा दिन रहती है। वाह यार। हाँ, क्यों, क्या हुआ?
तू इन मुंबई के काम वालों को जानता नहीं है। मीठी मीठी बातें करके अपनी मालकिनों को प्यार के जाल में फंसा लेते हैं। फिर क्या, बीवियां पतियों को छोड़कर नौकर के साथ फरार हो जाती हैं। पागल है क्या? एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ और तू ऊपर से ऐसी बात करके और परेशान कर रही है। मैंने तो मुंबई का हाल बताया है, बाकी तेरी मर्जी, मानना है तो मान। दिशा की बात से युग और परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ गुंजन घर पर आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी सावरा उसके पास आकर बोलता है, मालकिन, हमको सुबह वाली गलती के लिए माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अरे सावरे, कोई नहीं, बस अगली बार से ध्यान रखना। आप हमसे गुस्सा तो नहीं है ना, और हमको नौकरी से तो नहीं निकालेंगी? अरे नहीं नहीं सावरे, किसने कहा मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ? कहीं नहीं जा रहे तुम। अरे मालकिन, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ा कंधे में दर्द है। अरे मालकिन, इतनी सी बात, लाइए मैं दबा देता हूँ। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ, अभी 5 मिनट में आपका दर्द छू मंतर कर दूंगा। अरे कोई नहीं सावरे, मैं दवाई ले लूंगी। दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना मालकिन। सावरा गुंजन के कंधे दबाने लगता है। दूसरी तरफ युग ऑफिस में दिशा की बात से परेशान होकर बोलता है, मैं अपनी बीवी को नहीं खो सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अभी घर जाता हूँ और उस सावरे को घर से बाहर फेंकता हूँ। युग ऑफिस से घर जाने के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुँचता है तो उसको अंदर से गुंजन की आवाज आती है, सावरे मजा आ रहा है, और जोर से दबाओ, थोड़ा सेंटर में लाओ। यहाँ क्या? यहाँ ठीक है मालकिन। परफेक्ट, अब दबाओ। वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, अंदर तक महसूस हो रहा है। कसम से मुझे पहले पता होता तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में तो मैं रोज युग के जाने के बाद तुमसे ये करने को बोलती। आराम से सावरे। अरे मालकिन, दर्द में ही तो मजा है। अभी आप देखना मैं कितना अंदर तक सुकून देता हूँ। युग दरवाजे पे खड़ा ये सारी बातें सुनकर बोलता है, तो बात यहाँ तक आ चुकी है, मेरी भोली भाली बीवी को इस सावरे ने अपने जाल में फंसा लिया। अभी बताता हूँ इसको, साले को मार मार के कुत्ता ना बना देना तो मेरा नाम भी युग नहीं। युग गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि सावरा गुंजन के कंधे दबा रहा है। ये देखकर वो बोलता है, ये क्या कर रहे हो? युग, आप इतनी जल्दी? और सावरा तो मेरे कंधे दबा रहा था। एक्चुअली कल से बहुत दर्द कर रहे थे, इसे पता लगा तो ये मेरी मसाज करने लगा। तो यार ऐसी गंदी गंदी आवाजें क्यों निकाल रही थी? अरे यार क्या आवाजें, बस उसको बता रही थी कि कहाँ दर्द है ताकि वो वहीं दबाए। छोड़ो ये और तुम निकलो, सावरे आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे पर क्यों, पागल हो गए हो क्या? घर का काम कौन करेगा? उसका इंतजाम मैं कर लूंगा, पर ये आज से यहाँ नहीं रहेगा। निकलो सावरे। पर मालिक, मैंने क्या किया? ये पकड़ो अपनी अभी तक की पगार और निकलो यहाँ से। युग सावरे को घर से निकाल देता है, लेकिन कोई काम वाली ना मिलने पर गुंजन युग से ही सारे घर का काम करवाती है और वो बेचारा पोछा लगाते हुए बोलता है, भले ही मैं घर का नौकर क्यों ना बन जाऊं, पर अब इस घर में कोई दूसरा नौकर नहीं आएगा। जैस्मीन बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी जो कि एक गरीब परिवार से थी। साथ ही वो घर के सारे कामकाज करने में बहुत ही सर्वोत्तम थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी सुहानी और पिता बलबीर रहा करते थे। दोनों ने ही उसे बेहद प्यार से पाला पोसा था। ऐसे ही एक दिन वो बाजार से आ रही होती है कि उसकी टक्कर विशाल नाम के लड़के से हो जाती है। जैस्मीन के हाथ से सारे शॉपिंग बैग्स गिर जाते हैं। तभी वो कहती है, अरे दिखाई नहीं देता क्या आपको? सारा सामान गिरा दिया। ओह सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, मेरा ध्यान कहीं और था। इट्स ओके। ओह, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? हाँ बोलिए। जी, क्या आप मुझे एड्रेस बता सकती हैं? जी, लेफ्ट से आगे राइट जाकर 2 गली पार पर ही है ये एड्रेस। ओके। विशाल जैसे ही थोड़ी आगे जाता है, एक कार वाला उसे टक्कर मारकर भाग जाता है। ये देखकर जैस्मीन उसके पास फौरन आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, जहां कुछ देर बाद उसे होश आता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अब? क्या बताऊं, कमजोरी सी लग रही है। आपका घर कहाँ है? जी, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरा घर अहमदाबाद में है। यहाँ सिर्फ कुछ महीनों के लिए काम के सिलसिले में आया हूँ। ओके, तो क्या आप अकेले रहते हैं? जी बिल्कुल। तभी नर्स अंदर आकर कहती है, मिस्टर विशाल, डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया है। मिस्टर विशाल, वैसे एक बात तो बताइए, आप अपना ख्याल अकेले कैसे रखेंगे? मैं चला जाऊंगा, रख लूंगा ख्याल।
डोंट वरी। अरे अरे, आप तो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है, अपना ख्याल कैसे रखेंगे? चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। विशाल उसे लाख मना करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानती और उससे पूछ कर उसको उसके घर ले आती है और वहाँ जाकर उसके लिए काढ़ा बनाती है, उसका ख्याल रखती है, दवाई भी अपने हाथों से खिलाती है। ऐसा करके वो घर चली जाती है और जब तक विशाल ठीक नहीं होता, जैस्मिन रोज रोज उसकी देखभाल करने के लिए उससे मिला करती थी। इसी बीच दोनों की काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। इतनी केयर करने के बाद धीरे धीरे विशाल को उससे प्यार हो जाता है और कहीं ना कहीं जैस्मिन भी उससे प्यार किया करती थी, मगर अभी तक उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन वो आती है और कहती है, हाय विशाल, अब तबीयत कैसी है आपकी? हाय जैस्मिन जी, बिल्कुल आपने मेरा इतना ध्यान रखा, ठीक तो होना ही था। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। जैस्मिन उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है और उसके हाथ में देती है। दोनों कॉफी पी लेते हैं। जैसे ही वो खाली कप्स रखने जाती है, तभी विशाल उसका एक हाथ पकड़ लेता है और बेहद रोमांटिक तरीके से अपनी बाहों में खींचकर अपने करीब लाता है और अपने हाथ से उसके चेहरे के बाल पीछे करता है और कहता है, बस बहुत सेवा कर ली तुमने मेरी, अब मेरी बारी है। लेकिन विशाल जी, आपकी तबीयत? छोड़ो तबीयत को। जैस्मिन, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। जैस्मिन, आई लव यू। मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत, इश्क, प्यार हो गया है। मैं भी विशाल तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। तो कभी कुछ कहा क्यों नहीं? कभी हिम्मत ही नहीं हुई, बस ये सोचकर कि अगर मैंने कुछ भी आपको कहा तो आप मुझसे दूर ना चले जाएं। ऐसे ही दोनों अपना रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। घर जाकर जैस्मिन अपने पेरेंट्स को बता देती है। साथ ही विशाल भी अपनी माँ को फोन पर अपने रिश्ते की बात बता देता है और शादी करके आने की बात भी बता देता है। अगले ही दिन दोनों की धूमधाम से शादी संपन्न हो जाती है। उसके बाद दोनों ही सुहानी और बलबीर के पैर छूकर चंडीगढ़ जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और अगले दिन वहां पहुंच जाते हैं, जहां विशाल की मां संपदा दोनों का गृह प्रवेश करती है। कुछ दिनों में ही जैस्मिन ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। संपदा अपनी बहू को आवाज देकर कहती है, अरे बहू, अब चाय और नाश्ता लेकर आएगी या नहीं? महारानी अपने कमरे में ही बैठी हुई है। जी माँ जी, आ गई। वो मैं ऊपर कपड़े प्रेस कर रही थी। अरे मेरी अम्मा बातें ही बनाएगी या कुछ बनाकर भी खिलाएगी? इतना सुनकर जैस्मिन अपनी सास को चाय और नाश्ता बनाकर खिला देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जैस्मिन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसी बीच उसे आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है और वो अपने पति से जिद करके उसे आइसक्रीम लेने के लिए भेज देती है। ये सब उसकी सास कमरे के बाहर से देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। आइसक्रीम का वेट करते हुए जैस्मिन कहती है, जैसे ही विशाल आएंगे मैं उनको ये खुशखबरी दूंगी कि वो पापा बनने वाले हैं। विशाल आइसक्रीम लेकर लौट ही रहा होता है कि रास्ते में उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं दम तोड़ देता है। ये खबर सुनकर संपदा और जैस्मिन का बहुत बुरा हाल हो जाता है। कल मुही खा गई मेरे बेटे को, हाय तूने ही भेजा था ना उसे बाहर। हाय हाँ माँ जी, मैंने भेजा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनके साथ में ऐसा हो जाएगा। कुछ देर बाद दोनों उसका अंतिम संस्कार कर देती हैं। घर आने के बाद संपदा उसे खरी खोटी सुनाती है और उसे बहुत मारती है और कहती है, बेहया लिहाड़ी, तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। अरे मैं तो तुझे पहले से ही नहीं चाहती थी, बस अपनी बेटे की खुशी के लिए
तुझे अपना लिया। हे भगवान, सब बर्बाद कर दिया तूने। अब निकल जा मेरे घर से। प्लीज माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। विशाल की ये आखिरी निशानी है, इसे मत मारिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी। माँ जी, प्लीज माँ जी। जैस्मीन अपनी सास से बहुत विनती करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। जैस्मीन वहाँ से निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी बहुत परेशान करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। किसी तरह वो वहाँ से बचकर भाग जाती है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। जैस्मीन एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है और उसे लेकर अपनी सास के पास जाती है, लेकिन इतने महीने बाद भी उसकी सास उसे माफ नहीं करती, न अपनी पोती को अपनाती। जबरदस्ती जैस्मीन कहती है, माँ जी एक बार अपनी पोती को तो देख लीजिए। प्लीज माँ जी, इसे आशीर्वाद दे दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी, कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। अरे मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तेरी जैसी औरत को। ये मेरे बेटे का नहीं, किसी और का पाप है। गुस्से में संपदा जैस्मीन के हाथ से बच्ची को लेकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे उसकी नन्ही सी जान वहीं दम तोड़ देती है। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर जैस्मीन अपना आपा खोकर अपनी सास संपदा को चाकू से मार डालती है और बोलती है, माँ जी आपने ये अच्छा नहीं किया। मेरी छोटी सी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा था माँ जी, जो आपने उसकी जान ले ली। अब मैं जीकर क्या करूँगी, जब मेरी जिंदगी ही उजड़ गई है तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर जैस्मीन भी उसी चाकू से अपनी आत्महत्या कर लेती है और इस दुनिया को अलविदा कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।